हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इकोनोमेट्रिक्स के तीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट मल्टी कॉलिनियरिटी, सेकंड ऑटो कोरिलेशन एंड थर्ड हेटेरोस्केडास्टिसिटी। हमने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की एजम्पशंस पढ़ी हुई हैं और जब इन एजम्पशंस में से कुछ एक एजम्पशन जो है वायलेट होती हैं तो हमारे पास तीन प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। एक मल्टी कॉलिनैरिटी की प्रॉब्लम, दूसरी हमारे पास ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम और तीसरी हेटेरोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम। अब आज की क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी एजम्पशन के वायलेट होने पे कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मल्टी कॉलिनियरिटी। मल्टी कॉलिनियरिटी जो है वो ज्यादातर मल्टीपल रिग्रेशन में ही देखने को मिलती है। अब हम देख लेते हैं कि मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल होता कैसा है। हमने एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल भी पढ़ा है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, और एक होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब हम पहले दोनों को ही देख लेते हैं कैसे कैसे होते हैं ये। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कुछ इस तरह से होता है, वाई आई इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस म्यू आई। और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल वाई आई इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस म्यू आई। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वाई आई है, चाहे वो मल्टीपल में हो चाहे सिंपल में हो, ये क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स आई। इसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं। अब जब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है, मगर जब हम मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में बात करते हैं तो ये हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। हमने इस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए x1 और x2। इनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कहा जाता है। यहाँ पे बीटा 0 और बीटा 1 जो है वो क्या है, पैरामीटर्स हैं। और म्यू आई क्या है, म्यू आई है एरर टर्म या इसको डिस्टरबेंस टर्म भी कहा जाता है। बीटा 0 हमारे पास क्या होता है, इंटरसेप्ट को कहा जाता है। अब हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वाई आई डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब सपोज यहाँ पे एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट की कंजम्पशन जो है वो डिपेंड करती है, वो हमने देखना है। स्टूडेंट की कंजम्पशन जो है वो हमने वाई आई ले लिया, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 यहाँ पे हमने एक ही लिया, मतलब हम कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट की कंजम्पशन है वो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पॉकेट मनी ऑफ स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये हो गया सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, मतलब स्टूडेंट की जो कंजम्पशन है वो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल यहाँ पे पॉकेट मनी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारे पास, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब हम दूसरा देखते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हम ये लेके चल रहे हैं कि स्टूडेंट की जो इनकम, स्टूडेंट की जो कंजम्पशन है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। वो कौन कौन से दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिए, x1 और x2। x1 हमने ले लिया पॉकेट मनी स्टूडेंट की कितनी है उसके ऊपर स्टूडेंट की कंजम्पशन डिपेंड कर रही है, और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फादर की इनकम के ऊपर। अब जब हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पढ़ा तो हमने तो सिंपल सा बोल दिया कि पॉकेट मनी से ही स्टूडेंट की जो कंजम्पशन है वो इफेक्ट हो रही है। मगर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पॉकेट मनी भी इफेक्ट कर रही है और फादर की इनकम भी इफेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि मल्टी कॉलिनैरिटी की प्रॉब्लम कब अराइज होगी। हम ये मान के चलते हैं क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की जब हमने एजम्पशंस पढ़ी थी तो हमने कहा था ये जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हम यहाँ पे दो लेके चल रहे हैं, पॉकेट
मनी ऑफ द स्टूडेंट और फादर की इनकम x1 x2, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं। मतलब पॉकेट मनी जब इफेक्ट करेगी स्टूडेंट की कंजम्पशन को तो फादर की इनकम कांस्टेंट रहेगी, और जब फादर की इनकम इफेक्ट करेगी तो पॉकेट मनी स्टूडेंट की कांस्टेंट रहेगी। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि पॉकेट मनी ऑफ स्टूडेंट जो है वो फादर की इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 और x2 एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो गए, और जब एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो गए तो हमें यह पता नहीं चल पाएगा कि स्टूडेंट की कंजम्पशन जो है वो कौन से वेरिएबल से ज्यादा इफेक्ट हो रही है, पॉकेट मनी ऑफ द स्टूडेंट से ज्यादा इफेक्ट हो रही है या फादर की इनकम से ज्यादा इफेक्ट हो रही है। जब हमें ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज्यादा इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल, और दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप पाया जाता है, तो वहां मल्टी कॉलिनैरिटी की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। तो अब हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं थ्योरी को। अब मल्टी कॉलिनैरिटी होती क्या? मल्टी कॉलिनैरिटी हमने पढ़ा कि मल्टी कॉलिनैरिटी की सिचुएशन वहां पे अराइज होती है जो हम जहां पे दो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल x1 x2 जो है उनके बीच में रिलेशनशिप पाया जाता है। क्योंकि हमने CLRM की एजम्पशन पढ़ी हुई है, वहां पे कहते हैं कि दो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। बट जब इन दोनों एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप पाया जाएगा तो वहां मल्टी कॉलिनैरिटी की प्रॉब्लम अराइज होगी। अब मल्टी कॉलिनैरिटी की प्रॉब्लम हमें पता है मल्टीपल रिग्रेशन में पाई जाती है, और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो कारण एक तो ये हो सकता है कि जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया वो हमारा इनकम्प्लीट था, या फिर दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल था, जैसे हमने कहा स्टूडेंट का खर्चा जो है उसका बहुत सारे फैक्टर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं, जैसे हमने कहा पॉकेट मनी ऑफ द स्टूडेंट भी इफेक्ट करती है, फादर की इनकम भी इफेक्ट करती है, और भी बहुत सारे चीजें हो सकती है जो उसके जो स्टूडेंट है उसके एक्सपेंडिचर को, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इफेक्ट करती है। मगर हमने यहाँ पे सिर्फ दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंसीडर किया, मतलब दो को ही हमने अच्छी तरह से स्टडी किया और हमने देखा कि यही जो है इफेक्ट कर रहे हैं। तो वहां पे क्योंकि हमने लिमिटेड डेटा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिमिटेड लिए, उसकी वजह से भी मल्टी कॉलिनैरिटी की प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो सकती है। अब ये जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम नॉर्मली जनरली हम मल्टी कॉलिनैरिटी की बात करते हैं तो हम इम्परफेक्ट मल्टी कॉलिनैरिटी की बात करते हैं। इम्परफेक्ट मल्टी कॉलिनैरिटी के केस में जो भी हम OLS एस्टिमेट्स लेते हैं वो हमारे ब्लू होंगे। हमने एक एजम्पशन पढ़ी थी कि OLS एस्टिमेट्स ब्लू, तो ब्लू क्या होते हैं? बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो इन केस ऑफ इनपरफेक्ट मल्टी कॉलिनैरिटी जो OLS एस्टिमेट्स होंगे वो ब्लू ही होंगे, मतलब बेस्ट भी होंगे, लीनियर भी होंगे और अनबायस्ड भी होंगे। मगर जब परफेक्ट मल्टी कॉलिनैरिटी की बात की गई हो, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि इम्परफेक्ट मल्टी कॉलिनैरिटी है, तो वहां पे हमारे जो OLS एस्टिमेट है वो बेस्ट भी होंगे, लीनियर भी होंगे, बट इनएफिशिएंट होंगे। क्योंकि एफिशिएंसी की कंडीशन ये होती है कि इनएफिशिएंट कब होते हैं हमारे पास? वो बेस्ट होने चाहिए, बेस्ट का मतलब मिनिमम वेरिएंस होना चाहिए, मगर जब मल्टी कॉलिनैरिटी की प्रॉब्लम होती है तो वेरिएंस मिनिमम नहीं होता है, वेरिएंस हाई हो जाता है, तो उसकी वजह से बेस्ट नहीं होंगे। और अनबायस्ड होने चाहिए, अनबायस्ड तो होते हैं मगर बेस्ट मतलब मिनिमम वेरिएंस नहीं होता है। तो इस वजह से परफेक्ट मल्टी कॉलिनैरिटी के केस में जो है OLS एस्टिमेट इनएफिशिएंट होंगे, बट इम्परफेक्ट मल्टी कॉलिनैरिटी के केस में हमारे ब्लू होंगे एस्टिमेट्स। डिग्री ऑफ मल्टी कॉलिनैरिटी को हम कैसे मेजर करते हैं? इसको मेजर करते हैं थ्रू वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, जिसको BIF कहा जाता है। अब BIF कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला BIF इज इक्वल टू 1/1 माइनस R²। अगर कोई कोरिलेशन होगा ही नहीं
इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वहां कोई मल्टी कॉलिनैरिटी की प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होगी। मतलब VIF की वैल्यू जब 1 - 0 तो 1 ही हो जाएगी, उस केस में मल्टी कॉलिनैरिटी होगी ही नहीं। तो हम कह सकते हैं जब VIF की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वहां मल्टी कॉलिनैरिटी की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अगर VIF की वैल्यू 1 to 10 के बीच में है तो उसको सिग्निफिकेंट माना जाता है, मगर जब VIF की वैल्यू मोर देन 10 हो जाएगी तो इसका मतलब यहां मल्टी कॉलिनैरिटी की प्रॉब्लम पाई जा रही है। अब कौन कौन से टेस्ट हैं जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि मल्टी कॉलिनैरिटी की प्रॉब्लम है? फ्रिस, कॉन्फ्लुएंस और वंच मैप एनालिसिस फर्स्ट टेस्ट है, दूसरा वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर और तीसरा है कंडीशन इंडेक्स। अब हम देखेंगे क्या इफेक्ट्स होंगे मल्टी कॉलिनैरिटी के। वेरिएंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इन्फ्लेटेड हो जाएगा। साइन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट एस्टिमेट्स में भी ऑपोजिट, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके ऑपोजिट जाएंगे। रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी डिफरेंट हो जाएगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे। एडिंग और रिमूविंग वेरिएबल्स प्रोड्यूस लार्ज चेंजेस इन द कोफिशिएंट एस्टिमेट्स और देयर साइंस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी इन केस ऑफ परफेक्ट मल्टी कॉलिनैरिटी? हम किसकी बात कर रहे हैं, परफेक्ट मल्टी कॉलिनैरिटी की। तो OLS एस्टिमेट्स क्या हो जाएंगे, इनडिटर्मिनेट हो जाएंगे। वेरिएंस एंड कोवेरिएंसेस इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएंगे और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। अब रेमेडियल मेजर्स टू करेक्ट इन मल्टी कॉलिनैरिटी कौन कौन से हो गए? डू नथिंग, ड्रॉपिंग अ वेरिएबल, प्रायर इंफॉर्मेशन, पूलिंग ऑफ डेटा, एडिशनल डेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन की जब भी बात आती है तो हमें पता है कि ये टाइम सीरीज डेटा में पाया जाता है। टाइम सीरीज डेटा का मतलब यहाँ पे ये है कि 2 या 2 से ज्यादा टाइम पीरियड की बात होती है। हमने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की एजम्पशन पढ़ी है कि 2 या 2 से ज्यादा एरर टर्म्स होंगी तो उनके बीच में कोई भी ऑटो कोरिलेशन नहीं पाया जाएगा। मतलब क्या है कि एरर टर्म हमारे पास सपोज 2 एरर टर्म है μi μj, तो इनके बीच में जो कोरिलेशन होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। मतलब मीन देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन बिटवीन एरर टर्म। ये एजम्पशन हमने पढ़ी हुई है कि दो एरर टर्म्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, कोई भी कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। ये एजम्पशन है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। बट जब ये एजम्पशन वायलेट होती है, मतलब μi μj के बीच में जो है μi μj इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इनके बीच में जब रिलेशनशिप पाया जाता है तो वहां ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम जो है वो अराइज होती है। ऑटो कोरिलेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ सीरियल कोरिलेशन। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ सेम वेरिएबल। दी सक्सेसिव वैल्यूज आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब 2 एरर टर्म्स हैं, हम ये कह रहे हैं कि इनके बीच में रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, बट इन दोनों के बीच में जब रिलेशनशिप पाया जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन जो है टू मच स्पेंड फर्स्ट ईयर में, मतलब एक आदमी जो है वो फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा खर्चा करता है तो इसका मतलब उसको दूसरे साल में कम खर्चा करना पड़ेगा। तो ये एरर टर्म एक दूसरे के साथ रिलेटेड होगी, मतलब एक में ज्यादा कर रहा है तो दूसरे टाइम पीरियड में उसको कम करना पड़ेगा। वैसे तो एजम्पशन ये है कि एक टाइम पीरियड में अगर वो जितना मर्जी खर्चा करे उसका दूसरे टाइम पीरियड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तब तो ठीक है। मगर जब हम कह रहे हैं कि एक टाइम पीरियड में उसने ज्यादा खर्चा कर दिया और दूसरे में कम करना पड़ेगा, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो गए। तो यहां पे प्रॉब्लम कौन सी शुरू हो जाती है, ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन। OLS एस्टिमेटर जो होंगे वो लीनियर भी होंगे, अनबायस्ड भी होंगे, कंसिस्टेंट भी होंगे, बट एफिशिएंट नहीं होंगे क्योंकि यहां मिनिमम वेरिएंस नहीं होगा इन केस ऑफ ऑटो कोरिलेशन। कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हम एस्टिमेट करेंगे मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, वेरी लार्ज होंगे, क्योंकि बिकॉज द वेरिएंस ऑफ द OLS एस्टिमेटर इज लार्ज देन द ऑल्टरनेटिव्स। और लार्ज कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि नल हाइपोथेसिस जो फॉल्स था हम उसको एक्सेप्ट कर ले।
तो ये हमारे पास इम्प्लीकेशंस है ऑटो कोरिलेशन के, और अब हम करेंगे कौन कौन से टेस्ट होंगे इसको चेक करने के। टेस्ट ऑफ ऑटो कोरिलेशन, फर्स्ट है डार्विन वॉटसन टेस्ट, दूसरा ब्रिस्क गॉडफ्रे टेस्ट और तीसरा वॉन न्यूमैन टेस्ट। अब हम देखते हैं, सबसे पहले आता है डार्विन वॉटसन टेस्ट। डार्विन वॉटसन टेस्ट को डी स्टैटिस्टिक भी कहा जाता है, 1951 में दिया गया था। ये टेस्ट जो होता है फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन को चेक करने के लिए किया जाता है, मतलब ये वहीं पे एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन, और जहां पे सैंपल साइज जो है स्मॉल होगा। डार्विन वॉटसन टेस्ट की जो वैल्यू होती है वो 0 to 4 के बीच में लाई करती है। डी स्टैटिस्टिक अगर स्मॉल होगा इसका मतलब पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, और डी स्टैटिस्टिक की वैल्यू अगर लार्ज होगी तो इसका मतलब नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। डी स्टैटिस्टिक मतलब डी की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन, और डी की वैल्यू अगर माइनस में होगी देन 0 to 2 के बीच में होगी इसका मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है, और डी की वैल्यू अगर इक्वल टू 2 है इट मींस नो ऑटो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, और डी की वैल्यू अगर इक्वल टू 4 है इट मींस नेगेटिव कोरिलेशन, और 1.5 to 2.5 के बीच में है इट मींस नॉर्मल ऑटो कोरिलेशन। नेक्स्ट आता है ब्रिस्क गॉडफ्रे टेस्ट, इसको एलएम टेस्ट भी कहा जाता है। ये टेस्ट जो है वो लिमिटेशन जो डार्विन वॉटसन टेस्ट की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए बनाया गया है। और वॉन न्यूमैन रेशियो टेस्ट, दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल वेयर साइज सैंपल जो लार्ज होगा। दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल वेयर द सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इज नॉट कोरिलेटेड। अब ऑटो कोरिलेशन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो आया हुआ है यूजीसी नेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ओएलएस एस्टिमेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन? लीनियर होंगे, अनबायस्ड होंगे, कंसिस्टेंट होंगे या इनएफिशिएंट होंगे? तो हमें पता है कि जब हम ओएलएस एस्टिमेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन की बात करते हैं तो वहां हमारे एस्टिमेट्स लीनियर भी होंगे, अनबायस्ड भी होंगे, बट इनएफिशिएंट होंगे। तो क्या क्या करेक्ट है, मतलब लीनियर भी है, अनबायस्ड है और इनएफिशिएंट है, तो ए बी एंड डी ओनली, ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है हेट्रोस्कैडास्टिसिटी। हमने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की एजम्पशन पढ़ी हुई है कि जो एरर टर्म है उसका वेरिएंस जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और जब ये एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट होता है तो उसको कहा जाता है होमोस्कैडास्टिसिटी। बट जब एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट नहीं होगा तो हमारे पास प्रॉब्लम अराइज होगी, और उस प्रॉब्लम को कहा जाता है हेट्रोस्कैडास्टिसिटी। तो यहां पे देख लेते हैं, हेट्रोस्कैडास्टिसिटी मींस अनइक्वल वेरिएंस ऑफन अकर्स इन क्रॉस सेक्शन डेटा। हेट्रोस्कैडास्टिसिटी की प्रॉब्लम क्रॉस सेक्शनल डेटा में ही होती है, और जब हेट्रोस्कैडास्टिसिटी की प्रॉब्लम अराइज होगी इसका मतलब हमारा एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है। स्टैंडर्ड लीनियर मॉडल हमारा कैसा होता है, वाई आई इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 एक्स आई प्लस म्यू आई। इसका मतलब यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि एरर टर्म का वेरिएंस जो वो कांस्टेंट है, बट अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये एजम्पशन कांस्टेंट वेरिएंस की जब एजम्पशन वायलेट होगी तो इसका मतलब केस ऑफ हेट्रोस्कैडास्टिसिटी हो जाएगा। इन द हेट्रोस्कैडास्टिसिटी द वेरिएंस कैन चेंज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन। अब हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी हेट्रोस्कैडास्टिसिटी की। ओएलएस एस्टिमेट तो हेट्रोस्कैडास्टिसिटी के केस में भी लीनियर भी होंगे, अनबायस्ड भी होंगे, बट इनएफिशिएंट होंगे, क्योंकि हमारे पास एफिशिएंसी की क्या वो कंडीशन रहती है कि बेस्ट होने चाहिए। बेस्ट का मतलब मिनिमम वेरिएंस होना चाहिए, और अनबायस्ड होने चाहिए। अनबायस्ड तो है बट बेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ वेरिएंस मिनिमम नहीं है, चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे जो है हमारे ओएलएस एस्टिमेट जो है अनबायस्ड होंगे, लीनियर होंगे, बट इनएफिशिएंट होंगे। वेरिएंस आर वेरी लार्ज एंड नॉट कांस्टेंट। इन केस ऑफ हेट्रोस्कैडास्टिसिटी स्टैंडर्ड एरर बायस्ड हो जाती है। व्हेन वेरिएंस इज नोन द मोस्ट यूजफुल मेथड ऑफ हेट्रोस्कैडास्टिसिटी क्या होगा, वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है बेस्ट माना जाएगा। अब टेस्ट ऑफ हेट्रोस्कैडास्टिसिटी हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हम यहाँ पे टोटल कितने टेस्ट करेंगे, 6 टेस्ट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास चेक हेट्रोस्कैडास्टिसिटी को चेक करने के 6 टेस्ट है। फर्स्ट टेस्ट स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट, दूसरा गॉल्डफ्लेट क्वाड्रेंट टेस्ट, तीसरा है पार्क टेस्ट, फिर ग्लेजर टेस्ट, फिर ब्रिस्क पैगन टेस्ट और लास्ट में वाइट टेस्ट।